हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों बिहार में, उन सारे एग्ज़ाम में जितने सारे क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, उन सारे क्वेश्चन का हम अपने इस सेशन में डिस्कशन करते हैं दोस्तों। पर डे एक सेशन में दोस्तों ये हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है, जिसमें कि दोस्तों अभी तक में देखिए हम भारतीय इतिहास, देखिए फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास ख़त्म हो चुका है, जो कि प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत, भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत दोस्तों खत्म हो चुका है, और बिहार विशेष भी खत्म हो चुका है दोस्तों। और देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं उनका संविधान, पॉलिटी भी खत्म हो गया, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल ये सब खत्म हो चुका है दोस्तों। आज है दोस्तों अर्थव्यवस्था करने वाले फ्रेंड्स। अर्थव्यवस्था का 3 सेशन दोस्तों हम लोग का आ चुका है, 3 सेशन आ चुका है फ्रेंड्स, जिसमें कि दोस्तों हम अभी तक में 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। और आज जितना भी क्वेश्चन बचा है दोस्तों, आज इस सेशन में इसको करके अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट को दोस्तों ये टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोग हम मेरे सेशन में बने रहिए, क्योंकि इस सेशन में देखिए दोस्तों आपको हम अपने चैनल पे डेली करंट अफेयर्स प्लस वीकली करंट अफेयर्स करवा के दोस्तों 6 मंथ का करंट कंप्लीट किया दोस्तों 15-20 दिन में, जो कि आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट उसका करंट अफेयर्स का बना हुआ दोस्तों। और एडुटेरिया के द्वारा जो निकाला गया दोस्तों वार्षिक के भी हाल फिलहाल में, उसका भी दोस्तों प्रैक्टिस सेट प्लस में थ्योरेटिकल सेट सेक्शन दोनों चल रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अपने सेशन पे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला अर्थव्यवस्था देखिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था का हम लोग आते हैं 151 नंबर दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ये हुआ 151 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोल रहा है दोस्तों, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोक्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स? कौन सा कथन सही नहीं दोस्तों? देखिए ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही नहीं होगा। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम, ये दोस्तों सही नहीं, बाद में दोस्तों ऑप्शन सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग के दृष्टिकोण से सबसे ऊपर आइसलैंड आता है दोस्तों, और जबकि सबसे नीचे सूडान है। भारत का प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग 805 किलोवाट आवर से 3927 किलोवाट आवर है फ्रेंड्स। अब देखिए दोस्तों 152 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। इनमें से कौन सा कथन दोस्तों सही होगा? तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी 1 और 4 दोस्तों सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, 1991 से 2001 दशक में जनसंख्या की दृष्टि से लगभग 21% की दर से हुई दोस्तों। और देखिए दोस्तों, और 4 में क्या दोस्तों, 1991 की जनगणना से अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, 1991 से 2001 के बीच में भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर 21.5% रही दोस्तों, जबकि 2001 से 11 के बीच दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर 17.6% की रही दोस्तों। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र की शहरी आबादी देश में सबसे अधिक है, यह 50.83 मिलियन है, जो देश के कुल शहरी आबादी का 13.48% है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारत के अधिकतम निर्यात आयात व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर मनन कीजिए। देखिए कौन सा कथन इसमें सही होगा फ्रेंड्स? देखिए इसका दोस्तों 1, 2, 3 ऑप्शन सही है दोस्तों। देखिए फर्स्ट में है, भारत के निर्यात में कपड़ा क्षेत्र का 21% तथा रत्न एवं आभूषण का 17% योगदान है। सेकेंड में पश्चिम यूरोप और उत्तरी अमेरिका संयुक्त रूप से भारत के निर्यात में 53% तथा उसके आयात में 40% हिस्सा रखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों 3 में है, लेटिन अमेरिका, उपसहारीय अफ्रीकी तथा मध्य पूर्व के देश भारतीय निर्यात व्यापार के लिए सर्वाधिक संभाव्य बाजार प्रस्तुत करते हैं फ्रेंड्स। तो 1, 2, 3 दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? कौन सा राज्य है दोस्तों? तो ये बिहार है फ्रेंड्स, बिहार। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार है। 2019-20 के दौरान मौजूदा कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय लगभग 1.34 लाख रुपए है, जबकि 2018 से 19 के दौरान यह 1.26 लाख रुपए है दोस्तों। प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से पटना सर्वाधिक उन्नतिशील जिला है, जबकि शिवहर सबसे निचले पायदान पर आता है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन इसका फर्स्ट सही होगा, निगम कर दोस्तों, कॉर्पोरेट टैक्स दोस्तों, कॉर्पोरेट टैक्स। देखिए फ्रेंड्स, सरकार को प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निगम कर से अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। निगम कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो कंपनियों को प्राप्त होने वाले लाभ पर लगाया जाता है। इस कारण इसे कंपनी लाभ कर भी कहा जाता है। यह केंद्र सरकार द्वारा आरोपित एवं केंद्र सरकार के द्वारा ही वसूला जाता है।
इसे राज्यों के मध्य नहीं बांटा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट। देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है फ्रेंड्स? तो ब्याज दर उपकरण नहीं है दोस्तों। बाद में करारोपण है, टैक्सेशन है, सार्वजनिक व्यय है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, सार्वजनिक ऋण है दोस्तों, पब्लिक डेप्ट है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, उपरोक्त विकल्पों में ब्याज दर राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। राजकोषीय नीति से तात्पर्य सरकार की उन नीतियों से है जो खर्च, निवेश और टैक्स की दरों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इसका उद्देश्य टैक्स की दरों और सार्वजनिक खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना है ताकि महंगाई बढ़े बिना आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर का अंश दोस्तों, ये भी दोस्तों बढ़ता जाता है फ्रेंड्स। देखिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है दोस्तों। इसके अंतर्गत वित्तीय सेवाएं, परिवहन, दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवाएं, परामर्श आदि क्षेत्र आता है। तृतीय क्षेत्र विनिर्माण की प्रक्रिया और उपभोक्ताओं तक पहुंचने में सहायता प्रदान करता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार तृतीय क्षेत्र मजबूत होने से प्राथमिक क्षेत्र सिकुड़ने लगता है। पर्यटन क्षेत्र दुनिया की सबसे बड़ी तृतीय गतिविधि है दोस्तों, जहां करीब 250 मिलियन लोग कार्यरत हैं दोस्तों। भारत में सेवा क्षेत्र करीब 59% अंश जीडीपी में प्रदान करता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी दोस्तों? तो ये दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना के काल में दोस्तों की गई थी फ्रेंड्स। छठी पंचवर्षीय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को की गई। यह बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा को मजबूत करने हेतु ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ये पीसी महालनोबिस ने की थी दोस्तों, पीसी महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार की गई। इस योजना का कार्यकाल वर्ष 1956 से 61 था। इस योजना में भारी उद्योगों एवं खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था दोस्तों, समाजवादी समाज की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग विषय है, समवर्ती सूची का कॉन्करेंट लिस्ट का है। देखिए फ्रेंड्स, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। इस विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। इसके अंतर्गत शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, श्रमिक संघ, वन आदि विषय आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? यह दोस्तों सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र है। विदेश की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का करीब 59% योगदान है, जबकि प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान क्रमशः 14% एवं 27% है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? देखिए दोस्तों, ये जो किया जाता है ये है दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना मई 1951 ईस्वी में हुई। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो ये हुई थी दोस्तों 15 मार्च 1950 हुई थी, 15 मार्च 1950 हुई थी दोस्तों। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुई थी। यह एक परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था है। इसका कोई उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। वर्तमान में इसे समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDPO 15 मई 2022 का क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा ILAF को किस समिति ने सुझाया दोस्तों? तो नरसिम्हन समिति ने दोस्तों सुझाया, तो नरसिम्हन समिति। देखिए फ्रेंड्स, भारत में चल निधि समायोजन सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की शुरुआत बैंकिंग क्षेत्र सुधारों पर गठित नरसिम्हन समिति 1998 की सिफारिशों पर की गई थी। यह बैंकों को पुनः खरीद समझौतों रेपो या बैंकों के लिए रिवर्स रेपो समझौतों के माध्यम से RBI को ऋण देने के लिए उधार लेने की अनुमति देता है। यह व्यवस्था तरलता के दबाव का प्रबंधन तथा वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल डैश प्रयोग की लाइन पर आधारित है। यह चाइनीज विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल चाइनीज प्रयोग की लाइन पर आधारित है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ एक ऐसा विधिक आर्थिक क्षेत्र होता है जहां का व्यापार कानून देश के बाकी हिस्सों से अलग होता है। इसका उद्देश्य व्यापार संतुलन बढ़ाना, रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि आदि होते हैं। यह
मॉडल चीन में काफ़ी सफल रहा है, क्योंकि इसके द्वारा चीन ने अपने निर्यात की मात्रा एक क्षेत्र का विस्तार कर आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश बना है। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ। कब सम्मिलित हुआ? तो ये 1995 ईस्वी में सम्मिलित हुआ। विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ 1995 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड्स, भारत 1 जनवरी 1995 से WTO का सदस्य है, जबकि 8 जुलाई 1948 को गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का सदस्य बना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संशोधित मूल्य वर्धित कर मोड वैट संशोधित मूल्य वर्धित कर मोड वैट संबंधित है दोस्तों। क्या चीज़ से संबंधित है दोस्तों? तो उत्पाद कर से संबंधित है दोस्तों। ये देखिए, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स मोड वैट एक उत्पाद कर है जो वैट प्रणाली का संशोधित संस्करण है। मोड वैट को वर्ष 1986 ईस्वी में भारत कर प्रणाली में शामिल किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, नेफेड है एक। नेफेड क्या है? नेफेड एक सहकारी संगठन है नेफेड। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड कृषि मंत्रालय के तहत एक कृषि उपज के विपणन के लिए सहकारी समिति है, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुआ था तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आय की असमानता मापी जाती है। किसी से मापी जाती है दोस्तों? तो गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा नापी जाती है। आय की असमानता मापी जाती है गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा मापी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, गिनी गुणांक का विकास इटली के सांख्यिकीविद कॉरेडो गिनी द्वारा किया गया था, जो जनसंख्या में आय के वितरण को प्रदर्शित करता है। गिनी गुणांक को लॉरेंज वक्र द्वारा गणितीय रूप से परिभाषित किया जाता है। यह आर्थिक आय असमानता का माप करता है। 0 गुणांक आय समानता, 1 गुणांक पूर्ण असमानता। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने डैश समस्या का सामना किया। तो देखिए दोस्तों, मुद्रास्फीति की समस्या का दोस्तों सामना किया था। तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने मुद्रास्फीति समस्या का सामना किया था फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों में तेल की आपूर्ति नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, जिस कारण वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य बढ़ने लगते हैं, जिससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होता है। मांग और आपूर्ति तेल के साथ अन्य आगतों पर भी निर्भर करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, CDPO 15 जुलाई 2018 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है दोस्तों? तो फ्री फ्लोट दोस्तों, फ्री फ्लोट। भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है दोस्तों? तो ये फ्री फ्लोट। देखिए दोस्तों, विनिमय दर 2 अलग मुद्राओं की सापेक्ष कीमत होती है। 2 मुद्राओं के मध्य विनिमय दर उनकी पारस्परिक मांग और आपूर्ति द्वारा तय होती है। भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया के तहत वर्ष 1992-93 के बजट में रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता घोषित की गई। 1 मार्च 1992 से भारतीय रुपया आंशिक रूप से परिवर्तनीय हो गया। इसी दिन से उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन लागू की गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा निवेशक एजेंसी भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद करती है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 1, 2, 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी में व्यक्ति, 3 में दोस्तों वित्त प्रतिष्ठान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यक्ति और वित्त प्रतिष्ठान है। निम्नलिखित में कौन सी विधेयक एजेंसी भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्यक्ति और वित्त प्रतिष्ठान दोस्तों ये खरीद सकता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन है दोस्तों, राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए भारत सरकार की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां जारी की जाती है। सरकार प्रतिभूतियां निवेश का अच्छा विकल्प माना जाता है, क्योंकि ये जोखिम मुक्त प्रकृति के होते हैं। यह बाजार की अस्थिरता से प्रभावित नहीं होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं वित्तीय संस्थान के अलावे व्यक्ति विशेष भी इसे खरीद सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्तीय वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? तो द्विमासिक। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में 2 बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है। पहली आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट सामान्यतः अप्रैल में तथा दूसरी अक्टूबर में जारी की जाती है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है तथा अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है फ्रेंड्स। देखिए, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर दूसरे साल दोस्तों 31 मार्च को समाप्त होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए मानक के रूप में उपयोग होता है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, ये होता है आपको CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोस्तों। CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोस्तों। अप्रैल 2014 में RBI ने मुद्रास्फीति के प्रमुख मानक के रूप में CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अपनाया। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति की माप
उत्पादक स्तर पर की जाती है, जबकि CPI के तहत उपभोक्ता स्तर पर कीमतों में परिवर्तन की माप की जाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नया है दोस्तों, नेक्स्ट है नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस पर आधारित है दोस्तों? तो ये धन सीमांत व्यय पर आधारित दोस्तों, धन का सीमांत व्यय पर आधारित दोस्तों, धन सीमांत व्यय पर आधारित है फ्रेंड्स। देखिए, नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंकों की उधार दर की गणना धन के सीमांत व्यय पर आधारित है। RBI के द्वारा निधि की सीमांत लागत के आधार पर ही मूल उधार दर की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम, अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्र चर को प्रभावित करता है दोस्तों? तो ये मूल स्तर दोस्तों, मूल स्तर, याद रखिए दोस्तों, मूल स्तर। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्र चर को प्रभावित करता है दोस्तों? तो ये मूल स्तर को प्रभावित करता है फ्रेंड्स, मूल स्तर। ठीक है दोस्तों, अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम एवं मूल स्तर में अनुपातिक संबंध होता है, एक के बढ़ने घटने से दूसरा प्रभावित होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है दोस्तों? ये दोस्तों निर्यात के समान मानी जाती है दोस्तों। देखिए, देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? तो ये निर्यात के समान माने जाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रकार विभिन्न उत्पादों के निर्यात से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, उसी प्रकार भारत में विदेशियों की यात्रा एवं पर्यटन से देश की आय में वृद्धि होती है, जो कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से निर्यात जैसी ही है दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों? ये ऑप्शन राजस्व है दोस्तों, राजस्व। देखिए फ्रेंड्स, ये राजस्व के अंतर्गत किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व व्यय वह सरकारी व्यय होता है जो पेंशन, सरकारी कर्मचारी वेतन और ऋण सेवा पर खर्च किया जाता है। राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है दोस्तों? तो ये जमा होती है दोस्तों भारत के सार्वजनिक खाता में जमा होता है फ्रेंड्स। देखिए, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक टैक्स बचत निवेश है, जिसे एक भारतीय नागरिक के द्वारा किसी भी डाकघर से खरीदा जा सकता है। भारत सरकार द्वारा समर्पित निवेश होने के नाते इसका मुनाफा निश्चित एवं जोखिम कम होता है। यह लघु एवं मध्यम आय वाले निवेशकों को निवेश हेतु प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के सार्वजनिक खाते में जमा होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत सरकार का राजकोष से घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्ज बनाने वाले पूंजीगत प्राप्ति। भारत सरकार का राजकोष से घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो कर्ज बनाने वाले पूंजीगत प्राप्ति के बराबर होती है फ्रेंड्स। देखिए, राजकोषीय घाटा से तात्पर्य है सरकार के कुल खर्च और उधारी को जोड़कर कुल कमाई के बीच का अंतर। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राजकोषीय घाटा यह बताती है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है। राजकोषीय घाटा कुल अदायगी, ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर, कुल प्राप्तियां, ऋण प्राप्तियों को छोड़कर दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, और ये हमारे सेशन का दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, वस्तु एवं सेवा कर GST के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए, ऑप्शन इसका ए सही होगा, वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व GST से पहले के समान रहे दोस्तों। वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व GST से पहले के समान रहे दोस्तों। देखिए दोस्तों, वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व GST के पहले समान रहे दोस्तों, यही होगा दोस्तों। और ये हमारा सेशन दोस्तों आज यहीं पे खत्म। कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, 182 में भारत में कृषि की अवधि होती है फसल वर्ष के दोस्तों 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक। देखिए दोस्तों, भारत में कृषि की अवधि होती है फसल वर्ष 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई तक दोस्तों, 31 दिसंबर तक, सॉरी दोस्तों, 1 जुलाई से 30 जून तक। और डी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही है, 1 जुलाई से 30 जून तक होता है कृषि की अवधि दोस्तों। देखिए, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि 1 जुलाई से 30 जून तक मानी जाती है। भारत में मौसम के आधार पर 3 प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। एक हो गया दोस्तों खरीफ फसल, जून जुलाई में उगाए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में काटे जाते हैं, जैसे धान, जूट, मूंगफली। नेक्स्ट दोस्तों रबी फसल, अक्टूबर नवंबर में उगाए जाते हैं तथा फरवरी मार्च में काट लिए जाते हैं, जैसे गेहूँ, मक्का, आलू।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जायद फसल खरीफ और रबी फसल के बीच की अवधि में बोया जाता है, जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, टमाटर आदि दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा के नोट को देनदारी किसकी होती है दोस्तों? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भारत में 1 रुपये के नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि 1 रुपये से अधिक मूल्य के नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 22 के तहत आरबीआई को विभिन्न मूल्य के नोट 1 रुपये को छोड़कर जारी करने का अधिकार होता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का तथा इससे अधिक मूल्य के नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है सीडीपीओ 2005 का। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के द्वारा की जाती है दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के द्वारा की जाती है दोस्तों। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर द्वारा किया जाता है। इस संगठन का मुख्य कार्य राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों का संकलन करना होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को किया गया था। यह कार्यान्वयन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत एक सरकारी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत का योजना आयोग है दोस्तों। भारत का योजना आयोग है दोस्तों, तो ये है योजना 2 में एक सलाहकार बोर्ड है दोस्तों, एक सलाहकारी बोर्ड है दोस्तों। योजना आयोग एक संविधानोत्तर सहकारी निकाय है दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को हुई। वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया तथा इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है दोस्तों? वर्ष 1921 को महान विभाजक वर्ष माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में वर्ष 1921 को महान विभाजक वर्ष माना जाता है। वर्ष 1921 में पहले के वर्षों में महामारी के प्रकोप के कारण जनसंख्या से नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। वर्ष 1921 के बाद से जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि प्रारंभ हुई। भारत में पहली बार 1872 में जनगणना प्रारंभ हुई, लेकिन 1881 के बाद नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना शुरू हुई। भारत में पहली जनगणना ब्रिटिश वायसराय बोर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? तो जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। इनमें से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है दोस्तों? तो पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ ये उद्देश्य नहीं है फ्रेंड्स। औद्योगिक वृद्धि है, आत्मनिर्भरता है, सेल्फ रिलायंस है, रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, उपरोक्त विकल्पों में से औद्योगिक वृद्धि, आत्मनिर्भरता एवं रोजगार सृजन भारतीय नियोजन के प्रमुख उद्देश्य में से है दोस्तों, जबकि जनसंख्या वृद्धि भारतीय नियोजन का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से रोजगार में कमी, गरीबी, बेरोजगारी आदि समस्या जन्म लेते हैं। भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत वर्ष 1951 में प्रारंभ हुई। किसी देश का आर्थिक विकास उस देश की औद्योगिक वृद्धि व निवेश पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किसी इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण, पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है? तो एसडीआर के रूप में, एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स को कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। इसे किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत रखा जाता है। एसडीआर को आईएमएफ द्वारा वर्ष 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। आरंभ में एसडीआर को 0.888671 ग्राम सोने के बराबर निर्धारित किया गया था, जो उस समय $1 के बराबर था। ब्रेटन वुड्स प्रणाली के खत्म हो जाने के बाद एसडीआर को मुद्राओं के एक टोकरी के रूप में पुनः परिभाषित किया गया। इस टोकरी में डॉलर, यूरो, युआन, चीन, येन, जापान पाउंड को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो ए नंबर ऑप्शन दोस्तों सही नहीं है, जिसमें कि दिया गया मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा एक आधिकारिक रूप से जारी किया जाने वाला वार्षिक प्रावधान, ये गलत है दोस्तों। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा एक आधिकारिक रूप से जारी किए जाने वाला वार्षिक प्रकाशन है। उपरोक्त विकल्प 2, 3, 4 सही विकल्प है, जबकि विकल्प 1 गलत है। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया है दोस्तों चलैया समिति के द्वारा दोस्तों। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया दोस्तों चलैया समिति के द्वारा।
देखिए फ्रेंड्स, राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट की नई परिभाषा का सुझाव आर जे चलैया समिति के द्वारा दी गई। राजकोषीय घाटा से तात्पर्य है सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियां उधार एवं देयताओं को छोड़कर तथा सरकारों के कुल व्यय के बीच का अंतर। नेक्स्ट है, नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात SLR को किस सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था? तो 25% तक दिया था। वैधानिक ये 25% तक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2002 से 3 में भुगतान संतुलन के चालू खाता में धनात्मक रिकॉर्ड द्वारा प्राप्त किया था। इसके लिए निम्नलिखित में से किसे संभव व्याख्या माना जा सकता है? तो इनमें से सभी। सुदृढ़ सॉफ्टवेयर का निर्यात, रेमिटेंस का शुद्ध आयात का निरस्तीकरण, इनमें से सभी। टोटल ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का यह सेशन दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ खत्म होता है। और यह अर्थशास्त्र का अर्थव्यवस्था का दोस्तों अर्थव्यवस्था का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अब हम लोग अगला नेक्स्ट कल से दोस्तों कल के सेशन में सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन करने वाले जो भी क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों BPSC आयोग के द्वारा, उन सारे क्वेश्चन का कल डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो आप लोग सेशन में बने रहिएगा फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को यह सेशन पसंद आया है दोस्तों तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए, किसी एक ग्रुप में दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।